we are going to start next chapter. Next chapter name is wave optics. According to CBSE syllabus, it is wave optics, and according to RBSE, its name is nature of light. यानी अभी तक हम जो लाइट की नेचर है वो जो मान रहे थे, हमने जो बात की थी वो ये बात की थी कि लाइट है वो कैसे चलती है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन चलती है, उसकी रेक्टिलिनियर मोशन की बात की थी। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे, कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के अलावा इस चैप्टर में जिनका डिस्कशन करेंगे, जैसे डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन में मैं आपको बताऊं, जैसे ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में आप ये देख रहे हैं कि ये फिंगर है, आपको कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट नजर आ रही है। दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि लाइट है, इससे पार हो रही है, इससे ट्रांसमिट हो रही है। नो, लाइट ट्रांसमिट हो रही है तो यहां से क्यों नहीं हो रही? लाइट यहां से क्यों ट्रांसमिट हो रही है? लाइट क्या ये फिंगर ट्रांसपेरेंट है? नो, दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंट। तो फिर क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि यहां से जो लाइट है वो रेक्टिलिनियर मोशन ना करके वो इस ऑब्स्टेकल से, ऑब्स्टेकल का मतलब जो लाइट को रोक रहा है ना, इससे क्या हो रही है? इसके कॉर्नर से बेंड हो रही है ना, इसके चारों और इसके अराउंड बेंड हो रही है। इस बेंड होने की फिनोमिना को हम नाम देंगे आगे चल करके डिफ्रैक्शन। कुछ ऐसे भी इंटरेस्टिंग फिनोमिना जब हम पढ़ेंगे, जब हमारे पास दो लाइट सोर्स हो, एक ऐसे है दूसरा ऐसे है, दोनों से दो लाइट आ रही है, हम देखेंगे मीडियम के किन्हीं पॉइंट्स पे जब वो आपस में मिक्स होंगी तो किन्हीं पॉइंट्स पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम नजर आती है, किन्हीं पॉइंट्स पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम नजर आती है। इसको हम नाम देंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एक न्यू फिनोमिना हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये तीनों ही रे की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? वेव की कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमने लास्ट चैप्टर में जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की स्टडी की थी उसमें हमने लाइट को क्या माना था? रे माना था, और उस चैप्टर को नाम दिया था रे ऑप्टिक्स। क्या इन फिनोमिनाज को हम लाइट को रे मानते हुए एक्सप्लेन कर सकते हैं? नो, इन फिनोमिनाज को हम लाइट को रे मानते हुए एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइट ऐसे ही बेंड हो रही है, और बेंड होना रे की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। बेंड कौन होती है? वेव। तो इसके चलते लाइट को क्या मानना पड़ा? वेव मानना पड़ा, और न्यू थ्योरी प्रपोज की गई हाइगन के द्वारा, हाइगन्स वेव्स थ्योरी। यानी यहां इस चैप्टर में हम लाइट को रे नाम ना दे करके लाइट को क्या बोलने वाले हैं? वेव बोलने वाले हैं, और वेव बोल करके लाइट को वेव मान करके जो डिफरेंट फिनोमिनास हैं उनकी स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो चैप्टर का जो नेम है वो यहाँ रे ऑप्टिक्स ना होकर के क्या है? वेव ऑप्टिक्स है। और इसका आरबीएससी में जो नेम है, एनसीईआरटी में वेव ऑप्टिक्स है, आरबीएससी में है नेचर ऑफ लाइट। क्या? नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट की जो नेचर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने लाइट को रे की तरह से बताया था, इस चैप्टर में हम किसकी तरह से बताएंगे? वेव की तरह से। चैप्टर नंबर आपका ये 12 है। आप देखिए नेचर ऑफ लाइट में, यानी लाइट को आप वेव मान रहे हैं, तो वेव से रिलेटेड जो कुछ बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा उसका रफ आइडिया है वो मैं दे देता हूं, फिर हम बात करेंगे, इस चैप्टर पे फोकस करेंगे। जो वेव से रिलेटेड जो बातें हैं, जो आपने थोड़ा बहुत जो आपको आना चाहिए बेसिक, वो मैं बता देता हूं। जैसे वेव, ये आप ये कहें कि एक वेव है, यदि इसको आप वेव कहें तो वेव कैसे? इस तरह से ये वेव है, और ये वेव आप कहें, ये वेव का क्या होता है? देखो एम्पलीट्यूड, इसको बोला जाता है क्या? वेव का एम्पलीट्यूड है ना। अपनी मेन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्टर्ब हो रहा है उसको हम कहते हैं उस वेव का एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड क्लियर है आपको? ये एम्पलीट्यूड बोला जाएगा, या तो मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है या ये है। जो मेन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है उसको बोला जाता है क्या? एम्पलीट्यूड। जैसे हम ए से रिप्रेजेंट कर दें तो ये क्या है? इस वेव का एम्पलीट्यूड है।
ये इस वेव का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहाँ से यहाँ, एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड भी क्लियर है। अच्छा, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ टाइम पीरियड 0t हुआ, यहाँ 2t हुआ, यहाँ 3t हुआ, और एंगल की बात करें तो यहाँ एंगल कितना होता है 0, यहाँ पाई, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर 3 पाई, यहाँ पर 4 पाई, 5 पाई, और इस तरह से। क्लियर? अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वेव 1 सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट करती है उसको हम बोलते हैं वेव की फ्रीक्वेंसी। और इसकी जो वेव की इक्वेशन है, जो साइन वेव है, इसकी इक्वेशन लिखी जाती है, यदि ये थीटा है तो इसकी इक्वेशन लिखी जाती है v, यदि एम्पलीट्यूड है या कोई भी वेव है तो इसकी इक्वेशन लिखी जाती है जैसे y डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। फर्स्टली इसका क्या लिखा जाता है एम्पलीट्यूड, क्या एम्पलीट्यूड जैसे a, फिर ये वेव कैसी है साइनोसोइडल वेव साइन थीटा। थीटा का जो कॉन्सेप्ट क्या है डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा और ओमेगा में क्या रिलेशन है देखो, ओमेगा आपको बताया था क्या होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो वहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं a sin ओमेगा t। तो इस तरह से हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं क्या a sin ओमेगा t। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई f। तो ये वेव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 5 पाई 6 पाई और ये 7 पाई और इस तरह से। ये बात क्लियर। दूसरी बात आपको ये देखना है कि ये जो वेव है और ये जो दूसरी वेव है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। कैसे देखिए, फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब जितना साइकिल 1 सेकंड में ये कंप्लीट कर रही है उतना ही साइकिल ये कंप्लीट करेगी 1 सेकंड में। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है सेम है, दोनों की स्पीड क्या है सेम है। स्पीड सेम होने का मतलब ये हुआ यदि 1 सेकंड में जितने साइकिल ये कंप्लीट कर रही है उतने ही साइकिल ये कंप्लीट करेगी। मैं यदि आपसे कहूं ये आपके पास वेव थी, कोई भी वेव थी, जैसे मैं नाम दे दूं एक्स वेव है, ये एक्स वेव और वेव नंबर 1 है, उनमें यदि आपसे पूछा जाए कि फेज डिफरेंस कितना है आप कहेंगे 0। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। फेज डिफरेंस कहां अप्लाई होता है और पाथ डिफरेंस कहां अप्लाई होता है, आप ये देखें अच्छे से समझें कि आपके पास 2 पार्टिकल्स है ये ऐसे, और एक आगे चला गया, एक आगे 5 सेंटीमीटर है और दूसरा 5 सेंटीमीटर पीछे है, सेम टाइम पे वो चलना शुरू कर रहे हैं इस तरह से, और दोनों की स्पीड सेम है, तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस यानी उनके रास्ते में अंतर कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर। तो वो है पाथ डिफरेंस। यानी पार्टिकल्स ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं या लीनियर मोशन कर रहे हैं तो उनके बीच में जो गैप रहता है सेंटीमीटर में या मीटर में या किलोमीटर में, उसको बोला जाता है पाथ डिफरेंस। लेकिन जब पार्टिकल इस तरह की मोशन कर रहे होते हैं, ऐसी मोशन को कौन सी मोशन बोला जाता है सर्कुलर मोशन, यानी एंगुलर मोशन कर रहे होते हैं इस तरह से। अब मैंने कहा ये था, ये यहां से चलना शुरू किया, वो यहां पे आ गया, कितने पे आ गया π/2 पर आ गया। π/2 पर आने के बाद में इसने चलना शुरू किया और दोनों की स्पीड सेम है, तो इनके बीच में π/2 क्या रहेगा फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कब अप्लाई होता है, कौन सी मोशन के लिए अप्लाई होता है, फेज डिफरेंस अप्लाई होता है आपकी कौन सी मोशन के लिए, एंगुलर मोशन के लिए। तो क्लियर होना चाहिए पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस की जो यूनिट है आप क्या लिखेंगे, या तो मीटर में बताएंगे, और फेज डिफरेंस को किस में बताएंगे रेडियन में। फेज डिफरेंस एक एंगल होता है। क्लियर है। अब देखिए मैंने कहा इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है 0 है, क्योंकि ये जब 0 एंगल था तभी ये 0 है ना। ये ऐसे ही तो लिखेंगे आप, ये एंगल 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये 5 पाई है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है 0। और पाथ डिफरेंस की यदि बात करें आप, पाथ डिफरेंस का मतलब होता है ये रास्ते में यहां से यहां कितनी होती है, यहां से यहां की जो लेंथ है इसको क्या बोलते हो आप
वेवलेंथ, एक साइकिल की जो लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है लैम्डा। बात क्लियर है। अब इनमें तो पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है, पाथ डिफरेंस भी 0 है और फेज डिफरेंस भी क्या है, 0 है। अब मैं ये कहूं एक्स वेव को 2 नंबर वेव से कंपेयर करूं, 2 नंबर वेव में ऐसे बना रहा हूं, ये आप देखें इस तरह से 2 नंबर वेव जो मैं बना रहा हूं, मैं इस तरह से बना रहा हूं, देखो आप ये यहां से शुरू हो रही है, ये 2 नंबर वेव है वो यहां से शुरू हो रही है। जब एक्स वेव कहां पहुंच चुकी है, जो वेव नंबर एक्स है वो पहुंच चुकी है 2 पाई पर, 2 पाई पर पहुंच चुकी। जब 2 नंबर वेव में देखो एक्स नंबर वेव में 1 नंबर की बात हो चुकी है, एक्स का 1 का एक्स के साथ कंपेयर हो चुका। अब मैं कह रहा हूं 2 को एक्स के साथ कंपेयर करूं, तो यहां से आप देखिए ये दोनों की स्पीड सेम है या कम ज्यादा है, दोनों की स्पीड तो सेम है, लेकिन दूसरी वेव और एक्स वेव में डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस है, वो फेज डिफरेंस, नॉट पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस है, वो कितने का है, 2 पाई का। ये बात क्लियर हो, 2 पाई का, यानी ये 2 पाई कवर कर चुकी थी, तब इसने चलना शुरू किया, यानी इसने 2 पाई से चलना शुरू किया है। तो 2 पाई उन दोनों के बीच में क्या है, ये है फेज डिफरेंस। और ये जो लेंथ है एक साइकिल की, कितनी लेंथ है, लैम्डा, तो लैम्डा इनके बीच में क्या है, पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस जो है वो कितना है, लैम्डा है। अब आप देखिए नेक्स्ट जो वेव मैं बना रहा हूं वो वेव आप देखिए, फिर से जो मैं बना रहा हूं वो यहां पे मैं बना रहा हूं 4 पाई ले लेता हूं मैं, 4 पाई। ये जो वेव देख रहे हैं आप, इन दोनों वेव के बीच में मैं जो पाथ डिफरेंस बना, फेज डिफरेंस बना दिया मैंने, कितना बनाया है, कौन कौन सी वेव पे, एक्स वेव और वेव नंबर 3 के बीच, एक्स वेव और वेव नंबर 3 के बीच आप देख रहे हैं फेज डिफरेंस है वो कितना है। यहां देखिए फेज एक्स वेव 4 पाई पहुंच चुकी है, इसने यहां से चलना शुरू किया है, तो ये वाली आगे है 4 पाई, तो इसको हम कहेंगे पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ या फेज डिफरेंस कितना होगा 4 पाई का, और पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस देखो यहां से यहां लैम्डा और यहां से यहां लैम्डा, और तो 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है वो कितना हुआ, वो हुआ 2 लैम्डा का। इन सभी में खास बात है, चाहे 0 हो, चाहे कितना हो 2 पाई हो, चाहे 4 पाई हो, इन सभी में जब इसका प्लस है तब इसका भी प्लस है, जब इसका माइनस है तब इसका भी माइनस है। इसी तरह से देखिए जब इसका प्लस है तब इसका भी प्लस है, और जब इसका माइनस है तब इसका भी माइनस है। इसी तरह से देखिए जब इसका प्लस है तब इसका भी प्लस है, जब इसका माइनस है तब इसका भी माइनस है। ऐसी वेव को बोला जाता है सेम फेज वाली वेव। क्लियर है? सेम फेज का मतलब होता है जब पाथ डिफरेंस या तो क्या हो, ये 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा, या फेज डिफरेंस क्या हो, 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, तब वेव किस में होती है, सेम फेज में होती है। ये कॉन्सेप्ट बिठा लीजिए आप दिमाग में। सेम फेज में होने का मतलब है जिस टाइम एक वेव का पॉजिटिव साइकिल चल रहा है उस टाइम दूसरी वेव का भी क्या चले, पॉजिटिव, और जब ये दूसरी वेव का नेगेटिव चल रहा है तो पहली का भी क्या चले, नेगेटिव। ऐसी वेव को बोला जाता है सेम फेज में। तो सेम फेज में होने के लिए क्या कंडीशन है, यदि आप कहें कि वेव सेम फेज में कब होती है, जब वो फेज डिफरेंस क्या हो, 0 हो, 2 पाई हो या 4 पाई हो, ये इस तरह से हो, तब वेव क्या होती है, सेम फेज में। या फिर पाथ डिफरेंस है वो कितना हो, 0 हो, लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो, तब वो किस में होती है, दोनों ही केस में क्या होती है, सेम फेज में। सेम फेज का मतलब समझ गए, जब पॉजिटिव है उस टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव है उस टाइम नेगेटिव। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ये हो तब वेव सेम फेज में होती है। या फेज डिफरेंस नहीं बताना चाहते, फाई क्या था, फेज डिफरेंस था, फेज
डिफरेंस, है ना। या फेज डिफरेंस नहीं बताना चाहते तो पाथ डिफरेंस बताओ, क्या 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इस तरह से हो, तब भी वो किस में होती है, सेम फेज में होती है। क्लियर। अब बात आती है जब, ये आप नोट कर लीजिए एक बार, अब मैं अपोजिट फेज वाली बात कर रहा हूं कि अपोजिट फेज में कब होंगी। अपोजिट फेज के लिए देखो, मैं यही वेव बना रहा हूं जहां इनके बीच में ले रहा हूं वैल्यू पाई की, 3 पाई की, 5 पाई की, ये वैल्यूज ले रहा हूं और फिर आप देखेंगे कि सेम फेज आता है या अपोजिट फेज आता है। देखो सेम फेज और अपोजिट फेज कैसे कहते हैं हम, सेम फेज और अपोजिट फेज का क्या कॉन्सेप्ट है वो आप समझिए। सेम फेज और अपोजिट फेज का कॉन्सेप्ट देखो, ये वो ही लाइनें, मैं वर्टिकल लाइंस वैसे ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये एक्स वेव थी और मैंने अब यहां पे ले ली कोई न्यू वेव, 1 डैश वेव ले ली, है ना, 1 डैश नाम दे दिया उसको। इसको एक्स के साथ कंपेयर कर रहा हूं मैं, जबकि ये 1 डैश वेव कहां से शुरू हो रही है, इसने पाई कवर कर लिया, तब इसने चलना शुरू किया। कंडीशन ये है, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड यानी इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। स्पीड सेम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि स्पीड का मतलब एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रही है वो हुई ना फ्रीक्वेंसी, तो वो दोनों बराबर हैं तो स्पीड भी क्या होगी, दोनों की बराबर होगी। अब यहां देखें इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, पाथ फेज पाई, और इसने चलना शुरू किया है। तो इन दोनों के बीच में आप देखें, ये वेव और ये वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस वो कितना है फिलहाल, यहां देखिए ये पाई है, ये पाई पे पहुंच चुकी है और इसने चलना शुरू किया है, इसने चलना शुरू किया है। तो इन दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितने का हुआ, पाई का हुआ। और ध्यान रखिए जब फेज डिफरेंस 2 पाई का होता है तब पाथ डिफरेंस लैम्डा का होता है, जब पाई का होता है तो ये कितने का होगा, लैम्डा बाई 2। भाई ये कंप्लीट लैम्डा है तो यहां से यहां तक कितना होगा, लैम्डा बाई 2, यानी यहां पर जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है वो कितना हुआ, लैम्डा बाई 2 हुआ। क्लियर। अब यहां पे इस तरह से देखिए, जब इसका नेगेटिव है तब इसका पॉजिटिव, और इसका पॉजिटिव है तब इसका नेगेटिव, और इसका नेगेटिव है तब इसका पॉजिटिव, ऐसी को बोला जाता है अपोजिट फेज में। बात क्लियर है। ये वेव और ये वेव किसमें है, अपोजिट फेज में। और एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल और बताता हूं। 2 पाई के बाद में नंबर इसके बीच में लो 3 पाई, 3 पाई यदि रखोगे आप इनके बीच में तो देखो, हाँ कंडीशन ये है दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो, इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो। तो 3 पाई लिया आपने, तो यहां से देखें आप क्या हुआ, इसका पॉजिटिव है तब इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव तब इसका नेगेटिव, यानी अपोजिट फेज में है। यानी यहां ये कितना चल चुकी है, 2 नंबर वेव के साथ में कंपेयर कर रहे हैं एक्स को, तो आप पाएंगे कि एक्स और 2 के बीच में देखो ये 3 पाई आ गया, तब इसने चलना शुरू किया है, ये 3 पाई जा चुकी है और तब इसने चलना शुरू किया है। तो आप कहेंगे फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस है वो है 3 पाई, और फेज डिफरेंस 3 पाई है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाई का मतलब होता है, पाई का मतलब लैम्डा बाई 2, तो होगा 3 लैम्डा बाई 2। एक और एग्जांपल ले लो फिर आपके पूरा समझ में आ जाएगा। क्या कि यहां पे 5 पाई ले रहा हूं, अब मैं 5 पाई पे देखो, ये यहां पे कितना लिया, 5 पाई। 5 पाई पे आप सोच के देखे कि x नंबर वेव और 3 नंबर वाली वेव है, इनके बीच में देखो x ने यहां से चलना किया शुरू 3 नंबर ने, और x उस टाइम कहा कितनी डिस्टेंस कितना फेज कवर कर चुकी है, 5 पाई। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना रहा, फेज डिफरेंस तो रहा कितना, 5 पाई, और पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस होगा 5 लैम्डा बाई 2। यानी कहने का मतलब इनके बीच में यदि है
तो ये वेव किस में होंगे? अपोजिट। ये और ये किस में? अपोजिट में। ये और ये किस में? अपोजिट में। ये और ये किस में? अपोजिट में। यानी एक्स के साथ में सारी की सारी किस में है? अपोजिट में है। तो अपोजिट फेज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यदि मैं शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में कहूं तो फेज डिफरेंस जब क्या हो, इसके बीच में पाई हो, 3 पाई हो या 5 पाई हो, इस तरह से हो, या पाथ डिफरेंस क्या हो, पाथ डिफरेंस है वो कितना हो, λ/2 हो या 3 λ/2 हो या 5 λ/2 हो, इस तरह से। तो ये किस में होती हैं? अपोजिट फेज में होती है। अपोजिट फेज में। अपोजिट फेज का मतलब है एक का प्लस है उस टाइम, दूसरे का क्या चल रहा हो? माइनस में। और यदि उनकी स्पीड सेम है तो 10 दिन बाद में भी चलती रहेंगी तो ये फेज डिफरेंस इतना ही बना रहेगा। मैंने देखा ये दो मार्कर थे, इन दोनों के बीच मान लो 90 का एंगल था और 90 का एंगल है, ये घूमते रहेंगे, दोनों की स्पीड सेम रहेगी तो हमेशा इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या रहेगा? 90। यानी इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है या इनकी स्पीड सेम है तो ये पाथ डिफरेंस इनका क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसके लिए जरूरी है क्या सेम होना? इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होना। यहाँ पे क्या होना? वेव मान रहे हो तो क्या होना? सेम जरूरी है। यदि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये 10 डेज के बाद में भी इनके बीच में पाथ डिफरेंस था, फेज डिफरेंस जितना था उतना का उतना ही फेज डिफरेंस रहेगा। क्लियर? अब ये तो बात थी, हम जो बात कर रहे थे वो किसके बारे में कर रहे थे? वेव्स के बारे में कर रहे थे। तो इनको आप एक बार नोट करिए, है ना, इनको नोट करो, फिर अपन बात करते हैं वेव के बारे में लाइट से कनेक्ट करके इसको। तो आपने नोट कर लिया। तो आप देखिए इस चैप्टर में, ये तो मैंने बेसिक चैप्टर को यहां से कुछ पूछा नहीं जाना, लेकिन अपने को पूरा का पूरा इस चैप्टर पे चलना कॉन्सेप्ट बेस्ड। और कॉन्सेप्ट बेस्ड चलना है तो आप में ऐसा फील होता जाएगा कि रियल में है क्या। पूरा का पूरा जो चैप्टर है बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है और कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आपको चलना है। क्लियर? अब देखिए हम बात करते हैं इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस की जो कि एग्जाम में पूछी भी जाती है 1 मार्क्स में, छोटे क्वेश्चंस में। जैसे वेव फ्रंट क्या है ना? तो फर्स्टली हम बात करते हैं वेव फ्रंट की, फिर अलग अलग सोर्सेज के जो वेव फ्रंट है वो कैसे बनते हैं उसकी बात करेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे हाइगन की वेव थ्योरी। देखो वेव फ्रंट क्या होता है। जैसे मैं ये कहूं, हम जो डेफिनेशन लिखने वाले हैं वो किसकी लिखने वाले हैं? वेव फ्रंट की। सो वेव फ्रंट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन वेव फ्रंट। तो पहले इसको कॉन्सेप्ट पे बेस चलना है कि वेव फ्रंट होता क्या। आप ये मानिए जैसे आप ये चल रहे हैं बिल्कुल न्यूटन की जो पार्टिकल थ्योरी थी, जो कर्सलर थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए कोई लाइट का पार्टिकल है, ये इधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है। एक पार्टिकल यहाँ आया, उस टाइम एक यहाँ आ चुका है, एक यहाँ आ चुका है, एक यहाँ आ चुका है। अब ये वाला पार्टिकल यहाँ जा चुका है, उतनी देर में ये यहाँ जा चुका है, ये यहाँ जा चुका है और ये यहाँ जा चुका है। फिर ये पार्टिकल कुछ टाइम के बाद में यहाँ होगा, ये पार्टिकल यहाँ होगा, ये पार्टिकल यहाँ होगा और ये पार्टिकल यहाँ होगा। तो आपने कहा था इन पार्टिकल्स का जो पाथ है उसको क्या नाम दिया था? रे नाम दिया था, यानी वो पार्टिकल का पाथ जिससे वो चल रहा है। और यहाँ ये देखेंगे ये पार्टिकल, इसके बीच और इसके बीच पाथ डिफरेंस क्या है? 0 है। आपने कहा ये 1 सेंटीमीटर चला तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो इनके रास्ते में अंतर कितना हुआ? इनके पाथ में डिफरेंस कितना हुआ? इसने भी 1 कवर किया, इसने भी 1 किया, इसने भी 1 किया, इसने भी 1 किया। तो पाथ डिफरेंस 0 है तो ये पार्टिकल्स किस में होंगे? सेम फेज में। अगेन आप देखिए यहाँ जब ये यहाँ आ गया, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर आया, ये भी 2 सेंटीमीटर आया, ये भी 2 सेंटीमीटर आया, ये भी 2 सेंटीमीटर आया, तो ये भी पार्टिकल सभी किस में है? सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना है? 0। मैंने अभी यही क्लियर किया था कि जब पार्टिकल्स के बीच में पाथ डिफरेंस 0 हो या लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो तो वो किस में होते हैं? सेम फेज में।
अब ये पार्टिकल देखो, ये एक यहाँ है, तब दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ है। ये सारे पार्टिकल भी किसमें है? सेम फेज में है। तो जो पार्टिकल सेम फेज में है उनकी जो लोकस को, ये इनका लोकस है, ये उन पार्टिकल्स का लोकस है जो कि किसमें है? सेम फेज में। ये उन पार्टिकल्स का लोकस है जो कि सेम फेज में। किसी टाइम पर उन पार्टिकल्स का लोकस जो कि किसमें हो? सेम फेज में हो, इसी लोकस को क्या बोला जाता है? वेव फ्रंट बोला जाता है। क्लियर है? वेव फ्रंट क्या होता है? उन सभी पार्टिकल्स का लोकस जो पार्टिकल्स क्या हो? सेम फेज में हो। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात आपको क्लियर भी होनी चाहिए कि ये जो पार्टिकल है ये यहां से यहां गया है, यहां से यहां गया है, यहां से यहां गया है, तो पार्टिकल्स का जो पाथ है ये इस पाथ को क्या बोलते थे? रे। तो रे और वेव फ्रंट में रिलेशन भी यहां से क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि रे और वेव फ्रंट क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो फर्स्टली आपको वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। लॉकस ऑफ द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब है पाथ डिफरेंस या तो 0 हो या लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो। यही क्लियर किया था मैंने। तो यहां पे वेव फ्रंट को डिफाइन करिए फर्स्टली आप। इट इज द लॉकस ऑफ the particles which are vibrating in the same phase। यानी उन सभी पार्टिकल्स का लोकस जानते हैं, मैथ्स में पढ़ रखा आपने। उन सभी पार्टिकल्स का लोकस जो कि सारे के सारे क्या कर रहे हो? सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो, उनके लोकस को क्या बोला जाता है? वेव फ्रंट बोला जाता है। वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्लियर। अब हम देखेंगे अलग अलग तरह के जो सोर्सेज हैं उनका वेव फ्रंट कैसा होता होगा। क्लियर है? हम बात करने वाले हैं कि अलग अलग तरह के जो सोर्सेज हैं उनका वेव फ्रंट कैसा होता होगा। जैसे आपने ये कहा, ये जो सोर्स था ये कैसा सोर्स माना था? पॉइंट सोर्स। तो लाइट इधर ही थोड़ी जाएगी, इधर भी जाएगी, पार्टिकल इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी। और क्या बनेगा इनका लोकस? ये सभी का जो लोकस है जो कि किसमें है? सेम फेज में है। वो लोकस सर्किल नहीं बनेगा, वो स्फीयर बनेगा। कैसे? फिर से देखिए, एक लाइट सोर्स यहाँ आपके पास, और कैसा सोर्स है? पॉइंट सोर्स है। लाइट पार्टिकल यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, सारे के सारे r डिस्टेंस पे आ चुके हैं। तो सभी का पाथ डिफरेंस कितना हुआ? हर एक के पाथ की लेंथ क्या है? सेम है। तो पाथ डिफरेंस उन सभी का क्या हुआ? 0 हुआ। और उन सभी को मिला देते हैं तो लोकस कैसा बनेगा? एक स्फीयर बनेगा। सो ध्यान रखिए कि पॉइंट सोर्स का जो लोकस है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ये जो बता रहे थे ये कैसा? ये आर्क जो बन रहा है, कहीं आप ये आर्क नहीं, ये एक स्फीयर बन रहा है इस तरह का, जिसका ये है यहाँ पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल। तो ध्यान रखिए, वेव फ्रंट बना रहा हूं मैं अलग अलग तरह का। जैसे फर्स्टली जो मैं वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहा हूं वो वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहा हूं पॉइंट सोर्स के लिए। जैसे यहां जो मैंने पॉइंट सोर्स लिया और ये तो मैं रे बता रहा हूं इस तरह से। ये जो मैंने ड्रॉ की है वो क्या ड्रॉ की है? रेज ड्रॉ की है। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में हम रे ना बात करके किसकी बात कर रहे हैं? वेव की। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि ये मैंने इस तरह से, यहां आप ये कहें कि ये क्या बन रहा है? एक वेव फ्रंट कैसा बन रहा है? कैसा बन रहा है? ये जो वेव फ्रंट जो देखेंगे आप, ये वाला, ये कैसा? स्फेरिकल है या प्लेन है? स्फेरिकल है, एक स्फीयर का पार्ट है इस तरह से। आप ये देखेंगे, ये जो वेव फ्रंट है ये इस तरह से कैसा वेव फ्रंट है? कैसा है? एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ये वाला जो वेव फ्रंट है वो है ना, स्फेरिकल है। आप यहां मैं देखें इस तरह से यहाँ पे बना दूं इस तरह से, तो ये वेव फ्रंट है, वो भी कैसा वेव फ्रंट है? एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है।
और ये क्या है, रेज। ये जो देख रहे हैं ये सारी क्या है, रे है। और ये जो मैंने बनाया है, ये जो डार्क कर रखा है मैंने, वो क्या है, वेव फ्रंट है। तो ये वेव फ्रंट आप सोच रहे होंगे कैसे है, ये पॉइंट सोर्स माना है और ये आपको कैसे नजर आ रहे हैं, प्लेन नहीं है, ये स्फेरिकल है। ध्यान रखिए, यानी ये ऐसे ही बनाया है मैंने कि यहाँ एक लाइट सोर्स है, यहाँ लाइट पार्टिकल है, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया और इधर भी आया। यानी ये पार्टिकल एक स्फीयर बना रहा है, यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, उन सभी का लोकस किया तो स्फीयर। तो स्फीयर की एक साइड ली है मैंने, ये ऐसे स्फेरिकल सरफेस, ये भी स्फेरिकल सरफेस, ये भी ऐसा ही इधर होगा, ऐसा ही इधर होगा। तो ध्यान रखिए पॉइंट सोर्स का, है ना, पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, ये लाइट सोर्स कैसा है, पॉइंट लाइट सोर्स, पॉइंट लाइट सोर्स है जो उसका वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट कैसा होता है, वेव फ्रंट इसका होता है स्फेरिकल। ध्यान रखिए क्या, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट है वो कैसा होता है, स्फेरिकल। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट बनाइए तो आप कैसा बनाएंगे, स्फेरिकल बनाएंगे। कि स्फेरिकल शेप है, या इस तरह से बना सकते हैं, यूं इस तरह से, है ना। वेव फ्रंट और रे में ऐसा ही रिलेशन होता है जिस तरह से मैंने जब इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया था और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होता है पॉइंट चार्ज का और इक्विपोटेंशियल सरफेस यूं होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये तो बताया पॉइंट सोर्स के लिए। यदि लाइट सोर्स आपका लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स का मतलब एक वायर है इस तरह से और चारों ओर वो लाइट एमिट कर रहा है, तो उसका वेव फ्रंट क्या होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे आए हैं। सभी को मिलाओगे इसके चारों ओर क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। तो ध्यान रखिए, जब यदि आपका लाइट सोर्स कैसा है, लाइन सोर्स है, लाइट सोर्स कैसा है, लाइन सोर्स है, तो उसका जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट वो किस तरह का होगा, वो आप देखेंगे। यहां तो मैं लिख देता हूं कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। लेकिन किस तरह से होता होगा सिलेंड्रिकल, वो समझ गया कि ये एक वायर है इस तरह से और ये लाइट यहां भी आ रही है, एक पार्टिकल, एक लाइट का यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया। सेम टाइम में सारे के सारे कितनी डिस्टेंस कवर कर चुके, आर। तो उनका पाथ डिफरेंस कितना हुआ, 0। पाथ डिफरेंस 0 है का मतलब वो किस में है, सेम फेज में है। और सेम फेज में है तो उन सभी का लोकस होगा, वो क्या होगा, वेव फ्रंट होगा। और उनका लोकस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। तो यदि आप बात करते हैं लाइन सोर्स की, ये लाइट सोर्स है, लाइन सोर्स, और इसका जो वेव फ्रंट है वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ये मैंने सिलेंडर बना दिया इस तरह से। ये आप जो देख रहे हैं वो लाइट सोर्स, लाइट किस तरह से चल रही होगी, ये देखिए आप, लाइट चारों डायरेक्शन में इसके सरफेस पे मिलेगी ना, चारों डायरेक्शंस में ये वाले सरफेस पे। तो लाइट इस तरह से, यानी इधर भी, इधर भी, और सरफेस का हर एक पॉइंट इस सोर्स से कितनी डिस्टेंस पे होगा, r डिस्टेंस पे। ये आपको ज्यादा लग रही है लेकिन सारी दूरियां क्या है, r है सरफेस की। और यहां भी देखेंगे तो देखो ये कितनी दूरी पर होगा, r दूरी पर ये। तो इसका जो वेव फ्रंट है, ये मैं दिखा रहा हूं, जो एरोज है वो रे है। तो इसका जो वेव फ्रंट है वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। तो ये ध्यान रख लेंगे क्या, एक यदि सोर्स लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स का जो वेव फ्रंट है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। और दोनों ही सोर्स हो, या पॉइंट सोर्स हो या आपका लाइन सोर्स हो, यदि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है तो वो वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, प्लेन। वे अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है, लेकिन हमें प्लेन नजर क्यों आती है, क्योंकि इसकी साइज बहुत ज्यादा होती है। हमारे रेस्पेक्ट में तो इसकी साइज क्या है, इनफाइनाइट है ना, हम जो ऑब्जेक्ट देखते हैं उनके रेस्पेक्ट में। तो आप ये कहें कि ये प्लेन, जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट भी चला इस तरह से, आगे से आगे, आगे से आगे, तो क्या नजर आएगा, बिल्कुल प्लेन नजर आएगा, बहुत बड़ा स्फीयर बन जाएगा। तो हमें क्या नजर आएगा, प्लेन नजर आएगा। तो ध्यान रखिए, यदि दोनों ही सोर्सेज कहां पर हो, व्हेन सोर्सेज आर एट इंफिनिटी, तो उनका जो वेव फ्रंट है वो कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा।
प्लेन वेव फ्रंट कैसा, किस तरह का, इस तरह का वेव फ्रंट है ना। व्हेन सोर्सेज आर एट इंफिनिटी, व्हेन सोर्सेज आर एट इंफिनिटी, जब सोर्स कहां पर हो, इंफिनिटी पे हो, तो उनका वेव फ्रंट कैसा होता है, वेव फ्रंट होता है प्लेन। वेव फ्रंट कैसा होगा, बिल्कुल प्लेन होगा। प्लेन का मतलब ये हुआ इस तरह का वेव फ्रंट होगा, ये है ना, इस तरह का वेव फ्रंट। ये जो वेव फ्रंट है ये कैसा वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है ना। तो ये वेव फ्रंट है, इसको बोला जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। और रेज इस वेव फ्रंट के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये क्या है, रेज हैं। और ये वेव फ्रंट है, ये कैसा होगा, प्लेन होगा। तो प्लेन वेव फ्रंट का मतलब समझ गए, इस तरह से। तो जब सोर्सेज कहां पर हो, इंफिनिटी पर हो, तो उनका वेव फ्रंट ध्यान रखिए कैसा होगा, उनका वेव फ्रंट होगा प्लेन। जैसे ये जो वेव फ्रंट है वो कैसा, प्लेन। और ये क्या है, रेज है ना। आगे एक वेव फ्रंट इस तरह से। तो प्लेन वेव फ्रंट कब होता है, जब दोनों ही सोर्सेज कहां पर हो, इंफिनिटी पे हो, है ना। या तो सोर्स लाइट पॉइंट सोर्स भी हो सकता है, या लाइन सोर्स भी हो सकता है ना। लाइन सोर्स का मतलब जान रहे हो आप, कोई वायर है बिल्कुल और वो लाइट एमिट कर रहा है अपने चारों ओर, तो वायर, लाइन सोर्स का मतलब जिसकी लेंथ हो, और पॉइंट सोर्स का मतलब जिसकी साइज है वो वेरी स्मॉल हो। जैसे सन हमसे काफी दूर है, डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसकी साइज है वो स्मॉल ही कहेंगे, तो उसको पॉइंट सोर्स मान सकते हैं हम। एक स्मॉल बल्ब है जो काफी दूरी पर है, लार्ज डिस्टेंस पे है, तो उसको क्या माना जा सकता है, पॉइंट सोर्स माना जा सकता है। सो ये नोट करिए इसको, आइगन वेव थ्योरी के पोस्टुलेट्स नोट करते हैं। नोट कर लिया तो आप आगे देखिए, हम आइगन वेव थ्योरी की बात करेंगे। हाँ, आइगन वेव थ्योरी से पहले आप एक डेफिनेशन और पूछी गई है कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। क्या, डिफाइन कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज बेसिकली वो होते हैं जो कि लाइट वेव को एमिट करते हैं और उन सभी की फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, और फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट हो या क्या हो, जीरो हो। ऐसे सोर्सेज को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। क्या बताया कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं जो वेव एमिट कर रहे हैं, उन वेव की फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम। जैसे आपके पास टू कोहेरेंट सोर्सेज है, एक मान लीजिए लाइट सोर्स है ए और दूसरा बी है। ये जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट, ये भी एफ फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट कर रहा है और ये भी एफ फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट कर रहा है, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस आइदर मस्ट बी जीरो और मस्ट बी कांस्टेंट। तो हम कहेंगे ये सोर्सेज कैसे होंगे, कोहेरेंट सोर्सेज, और इनसे प्रोड्यूस होने वाली जो वेव है वो क्या होंगी, कोहेरेंट वेव। कोहेरेंट वेव का मतलब वो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, फेज डिफरेंस या तो क्या हो, जीरो हो, या फिर क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी टाइम पे डिपेंड ना करे। ऐसी वेव को हम बोलते हैं कोहेरेंट वेव। सो नोट करिए, हम किसकी बात करने वाले हैं, कोहेरेंट सोर्सेज की। कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि डिफाइन कोहेरेंट सोर्सेज, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सोर्स ऑफ लाइट, है ना, which emit the wave, which emit the waves of same frequency having initial phase डिफरेंस जीरो और कांस्टेंट। उनका इनिशियल जो फेज डिफरेंस है वो या तो क्या हो, जीरो हो या कांस्टेंट हो, है ना। ऐसे जो वेव्स हैं, ऐसे जो सोर्सेज हैं, उनको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज, यानी सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट द
waves of same frequency having initial phase difference 0 और कांस्टेंट, यानी या तो उनका इनिशियल फेज डिफरेंस 0 हो या फिर क्या हो, कांस्टेंट हो। ऐसे जो सोर्सेज हैं उनको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। एंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय देम इज नोन एज कोहेरेंट वेव्स। वेव प्रोड्यूस्ड बाय द कोहेरेंट सोर्सेज, यदि हमें पूछा जाए कोहेरेंट वेव क्या होती है, वेव प्रोड्यूस्ड बाय द कोहेरेंट सोर्सेज, coherent sources is known as coherent waves, coherent waves है ना। coherent waves की खास बात होती है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है, पाथ डिफरेंस या जीरो होता है, जीरो नहीं तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आपकी है नहीं, अदरवाइज कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने की दो मेथड होती है, एक वेव फ्रंट डिवीजन मेथड से, दूसरा एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड से, जो कि अपने है ही नहीं 12th लेवल पे। आगे आप कॉलेज में स्टडी करेंगे इनकी, तो अभी आप ये ध्यान रखें क्या कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। क्लियर है, ये डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट which emit the waves of same frequency having initial phase difference 0 और constant। ऐसे जो सोर्सेज हैं उनको कौन से सोर्स बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। सो कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन यदि क्लियर हो गई तो मैं बात कर रहा हूं अब हाइगन की वेव थ्योरी या प्रिंसिपल ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। क्लियर है, हाइगन्स वेव थ्योरी के प्रिंसिपल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। सो अभी हम स्टडी करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ हाइगन वेव थ्योरी। हाइगन की वेव थ्योरी के प्रिंसिपल क्या है, फर्स्टली हम इसको समझते हैं कि हाइगन की वेव थ्योरी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है। सो टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। प्रिंसिपल ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। वेव थ्योरी आपको पता है कि इन्होंने प्रपोज्ड की थी, हाइगन ने प्रपोज्ड की थी। उस वेव थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या है या प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ हाइगन वेव थ्योरी। हाँ देखो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि एवरी पार्टिकल emit द लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। मैं साथ साथ देखते हुए आपको समझाता हूं, इधर रफली समझा रहा हूं, इधर फेयर में लिख रहा हूं, जो आपको नोट करना है। क्या कहा गया, एवरी पार्टिकल या एवरी लाइट सोर्स emit the light in the form of wave front। यानी किसकी फॉर्म में लाइट को एमिट करता है, वेव फ्रंट की फॉर्म में एमिट करता है। जैसे आप ये कहें कि मैं ये लाइट सोर्स है, तो ये क्या बना रहा है, वेव फ्रंट। ये फिर यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा, तो ये लाइट को एमिट किसकी, कोई भी लाइट सोर्स है वो लाइट को किसकी फॉर्म में एमिट कर रहा है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट मतलब एक पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ पहुंच गया, सब क्या है, सेम फेज में है। इनके लोकस को आपने क्या नाम दे दिया, वेव फ्रंट। फिर क्या कहा गया, एवरी पार्टिकल ऑफ द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और एवरी पार्टिकल ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट। यानी इसका हर एक पार्टिकल है, एवरी पार्टिकल ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट, या सेकेंडरी सोर्स भी कह सकते हो, न्यू सोर्स ऑफ लाइट, है ना। हर एक पार्टिकल न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह से एक्ट करता है एंड एमिट द सेकेंडरी वेवलेट्स, और क्या एमिट करता है, सेकेंडरी वेवलेट्स। यानी ये भी एक नया पार्टिकल हो गया, तो अपने चारों ओर ये भी क्या एमिट करेगा, लाइट एमिट करेगा। ये भी क्या हो गया, नया पार्टिकल हो गया, अपने चारों ओर क्या एमिट करेगा, लाइट।
ये भी क्या हो गया, नया पार्टिकल हो गया, अपने चारों ओर क्या करेगा, लाइट एमिट करेगा। ये भी क्या करेगा, न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह से काम कर रहा है लाइट। तो क्या ये जो था ये वेव फ्रंट था, यानी क्या कहा, एवरी लाइट सोर्स एमिट द लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। ये लाइट सोर्स था, ये लाइट को एमिट कर रहा है किसकी फॉर्म में, वेव फ्रंट की फॉर्म में। ये क्या था, वेव फ्रंट। फिर क्या कहा, एवरी पार्टिकल ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट। ये भी लाइट सोर्स का, सेकेंडरी लाइट सोर्स का एक्ट कर रहा है। और क्या एमिट कर रहा है, सेकेंडरी वेवलेट्स, ये है ना। और इस वेवलेट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, इस टेंजेंट को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। टेंजेंट जानते हो, इसको टच करती हुई ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसको टच करती हुई मैं डॉट डॉट से जो दिखा रहा हूं वो, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये बैकवर्ड भी बन सकती है, ये बैकवर्ड जो मैं बना रहा हूं पीछे की ओर, ये जो टेंजेंट है, ये इस पे टेंजेंट तो जान ही रहे हो आप, है ना। ये द टेंजेंट ड्रॉन एट द वेवलेट्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये जो है, ये क्या था, यहाँ ये जो बनाया है ये क्या है, ये सोर्स था, है ना। कोई भी लाइट सोर्स था जो लाइट को एमिट कर रहा था, किसकी फॉर्म में एमिट कर रहा है ये लाइट को, ये वेव फ्रंट की फॉर्म में। और वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल किसकी तरह से एक्ट कर रहा है, न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह से। और क्या एमिट कर रहा है, वेवलेट्स। और वेवलेट्स में आप जो टेंजेंट बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये जो बना रखे हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। द टेंजेंट्स एट वेवलेट्स is called secondary वेव फ्रंट। इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। फिर आगे क्या कहा गया, आगे ये कहा गया, ये तो आपको बनाना ही था, ये सोर्स है। ये आगे कहा गया कि ये जो वेव फ्रंट है ये आगे की ओर मूव करता है, किस मीडियम में मूव करता है और कैसी स्पीड से मूव करता है, लाइट की स्पीड से मूव करता है। जिस स्पीड से लाइट चलता है उसी स्पीड से कौन चलता है, ये वेव फ्रंट चलता है। क्यों, लाइट ही तो है, ये लाइट है तो लाइट की स्पीड से ही चलेगा। आगे क्या कहा गया, द वेव फ्रंट मूव इन द मीडियम with the speed of light। ये किस स्पीड से चलता है, लाइट की स्पीड से चलता है, क्योंकि लाइट ही तो है। बात क्लियर हुई। अच्छा, वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओगे, हाँ, वेव फ्रंट नॉर्मल बनाओगे, वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट पे आप नॉर्मल बनाओगे तो वो नॉर्मल है, वो उस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को बताता है। And the normal at any point on the wave front gives the direction of propagation of light, on that point। आप ये सोच रहे होंगे कि ये है क्या, कुछ नहीं, सिंपल है। जैसे ये वेव फ्रंट है, अब वेव फ्रंट की यहाँ पे आप नॉर्मल बनाओ, ये यहाँ नॉर्मल बनाओ या यहाँ नॉर्मल बनाओ, तो ये नॉर्मल आपको किसकी डायरेक्शन को बताएगा कि यहाँ लाइट की डायरेक्शन ये है, यहाँ लाइट की डायरेक्शन ये है, यहाँ लाइट की डायरेक्शन ये है। तो वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट पे आप क्या बनाओ, नॉर्मल बनाओ, तो वो नॉर्मल क्या किसकी डायरेक्शन को बताएगा, प्रोपगेशन की। और ध्यान रखिए नॉर्मल रे ही होती है एक तरह से, है ना। रे और वेव फ्रंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये तो आपने प्रिंसिपल्स ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी लिख लिया, नोट करिए इनको। अच्छा, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इसकी लिमिटेशंस थी, इसकी कमी थी। यानी यहाँ जो वेव फ्रंट है वो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मिल रहा है। हियर वी आर गेटिंग द वेव फ्रंट इन सेकेंडरी वेव फ्रंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या
लिमिटेशन इसकी क्या हुई, दिक्कत क्या हुई इसमें, हालांकि हमसे नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी या हाइगन्स प्रिंसिपल। यहाँ पे देखो वी आर गेटिंग वेवफ्रंट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्या लाइट बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है, नहीं, वो तो किधर मूव करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही। तो हाइगन ने इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपके लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट खास बात नहीं है, फिर भी ध्यान रखिए क्या लिमिटेशंस क्या है हाइगन वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग टू हाइगन वेव थ्योरी वी आर गेटिंग ए सेकेंडरी वेव फ्रंट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन आल्सो, लाइट बैकवर्ड में नहीं बढ़ती ना। तो हाइगन ने क्या कहा कि एम्पलीट्यूड ऑफ द बैकवर्ड वेव फ्रंट इज 0। सो ये लिखिए आप प्रिंसिपल ऑफ हाइगन वेव थ्योरी, इनको नोट करिए, ये है प्रिंसिपल ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको आप नोट कर लीजिए, इन्हीं को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। नोट डाउन।